नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबीए एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक पर डिस्कशन किए हुए थे। उस वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों शब्दों में देखा हम लोगों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पर्यावरण का घटक क्या है, पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या है। तो इन सब टॉपिकों पर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उसका लिंक पड़ा हुआ, आप उस पर क्लिक करके पिछला वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम। हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों कि इकोलॉजी होता क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हैं पारिस्थितिकी शब्द का नामकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों वैश्विक संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र का नाम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में 1869 में दिया था, जो कि एक जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैश्विक स्तर पर किया था। उसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के संदर्भ में पारिस्थितिकी का नाम किसने दिया, इकोलॉजी का नाम किसने दिया, तो निकल के आता है प्रोफेसर पी मिश्रा ने भारत के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी का नाम दिया हुआ है। आगे दोस्तों कुछ अन्य नाम भी हैं पारिस्थितिकी के, जैसे माइक्रोक्लाज्मा, इकोस्फेयर, बायोस्फेयर, हेकोइन इत्यादि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको जान लेना चाहिए। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टाउंसले ने किया। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टाउंसले ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जान लेते हैं कि मानव को छोड़कर संपूर्ण तत्वों का विस्तार किसी भी रूप में हो पर्यावरण कहलाता है। यह डेफिनेशन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला डेफिनेशन है किसी स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। किसी स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम किसी तालाब का अध्ययन करते हैं, किसी तालाब को ले लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, तो ये एक इकोलॉजी है, एक टोटल ये इकोलॉजी हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी जिसका भी अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा कि हम एक इको का जो है अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों किसी स्थान में पाए जाने वाले तत्वों का जीवों के साथ प्रभावित होना या प्रभावित करना एक निश्चित सीमा तक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला डेफिनेशन है दोस्तों जब जीव पर्यावरण के साथ आपसी संबंध बनाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के परिमाण का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों जैव मंडल तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जो नेचर है, जो हमें गॉड की तरफ से गिफ्टेड मिला हुआ है, और कृत्रिम मतलब मानव निर्मित होता है, जो हम लोगों ने स्वयं बनाया हुआ है। प्राकृतिक में दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में सबसे पहला आता है महाद्वीप, उसके बाद प्रायद्वीप, उसके बाद पठार पर्वत, उसके बाद पठार, उसके बाद मैदान, उसके बाद वन तथा मरुस्थल। ये सारी चीज़ें दोस्तों स्थलीय पारितंत्र में आते हैं।
इन सब पर अध्ययन करना स्थलीय पारितंत्र अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवाह के आधार पर, दूसरा है लवणता के आधार पर। प्रवाह के आधार पर सबसे पहला है ताजा जल। ताजा जल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गतिशील जल और दूसरा होता है स्थिर जल। गतिशील जल के अंदर आते हैं जैसे नदी का जल दोस्तों हमेशा गतिशील रहता है, झरना हमेशा गतिशील रहता है, सोता हमेशा गतिशील रहता है, कभी इधर कभी उधर बदलता रहता है, धारा यह भी हमेशा गतिशील रहता है, कभी धारा इस साइड में होती है तो कभी धारा उस साइड में होती है, नदी का मुहाना ये भी हमेशा बदलता रहता है, डेल्टा ये भी हमेशा बदलता रहता है। डैट मीन्स ये सारी चीज़ें गतिशील जल के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब होता है बंद क्षेत्र, मतलब किसी बंद क्षेत्र के अंदर जो जल होगा उसको हम लोग स्थिर जल कहते हैं। जैसे तालाब का जल हो गया, तालाब का जल चारों तरफ से पैक्ड होता है, उसमें जैसे नदियों बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस तालाब में तो वो कंजेस्टेड होता है, उसी में ही रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता जब तक उसको स्वयं से ना निकाला जाए। और उसके बाद होता है दलदल दोस्तों, ये भी पैक्ड होता है, स्थिर जल होता है। झील हो गया दोस्तों, ये भी स्थिर जल होता है, ये भी कहीं नहीं जाता। तो ये थे जल के प्रवाह के आधार पर पारितंत्र। अगला है दोस्तों लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर देखते हैं हम लोग दोस्तों खारा जल। खारा जल में सबसे पहले आता है महासागर का जल, महासागरीय जल या महासागर, उसके बाद सागर, उसके बाद है प्रवाल भित्ति। दोस्तों ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे द्वीप हो, महाद्वीप हो, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग करके एक टॉपिक में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय पारितंत्र में, फिर महाद्वीप, फिर महाद्वीपों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद प्रायद्वीप पढ़ेंगे, प्रायद्वीप कहाँ पे, कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पे है, उसका क्या है। पर्वतों के नाम पढ़ेंगे, पठार का नाम पढ़ेंगे दोस्तों, मैदान होगा, मरुस्थल होगा। मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, टेट हो, सुपर टेट हो या एमपी टेट हो, यूपीएसआई का पेपर में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें मतलब बहुत डीपली ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, हमारे वीडियोज़ के साथ लगे रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बराबर जुड़े रहिएगा। अगला भी डिस्कशन करना है दोस्तों हम लोगों को कृत्रिम मानव निर्मित। नेक्स्ट है मानव निर्मित। मानव निर्मित में दोस्तों जैसे खेत हो गया, उद्यान हो गया, सामुदायिक वानिकी हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया। दोस्तों देखो तालाब जो होता है वो मानव निर्मित ही होता है, हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा है, लेकिन ये बाउंडेड जल है, स्थिर जल होता है। बांध हो गया, गांव हो गए, कस्बे हो गए, चारगाह हो गया, नगर, महानगर, कृत्रिम झील, भंडार गृह, ये सारी दोस्तों जो होते हैं ये मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं मानव निर्मित इकोसिस्टम। अगला है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में दोस्तों जैविक घटक होता क्या है इसको जान लेते हैं। इसमें जीवों से संबंधित संगठकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीवाणुओं इत्यादि को रखा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इन जैविक घटक दो प्रकार का होता है, एक स्वापोषी, दूसरा परपोषी होता है दोस्तों। स्वापोषी में उत्पादक हो जाते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वापोषी होते हैं। परपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, पहला है दीर्घ उपभोक्ता, दूसरा है अपघटक। दीर्घ उपभोक्ता में आते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या होते हैं शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं जैसे, और तीसरा है दोस्तों तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। और चौथा है दोस्तों उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता शीर्ष मतलब टॉप लेवल के उपभोक्ता होते हैं, जो इन सभी को भक्षण करते हैं, मतलब सभी को खाते हैं। अगला है दोस्तों अपघटक। अपघटक वो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं या अंतिम
अंतिम उपभोक्ता भी इनको कहते हैं। इन सबको हम लोग दोस्तों बहुत ही डीपली से, बहुत ही ज़्यादा डीपली से डिस्कशन करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। तो अभी यहाँ पे हम लोग केवल नाम जान लेते हैं और प्रकार जान लेंगे। आगे की डिस्कशन हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ आगे अगले की वीडियोज़ में करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैविक के बाद अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में क्या क्या होते हैं दोस्तों? जैसे इसके अंतर्गत पौधों व जंतुओं के कार्बनिक यौगिकों व उनके अपघटकों के पश्चात उत्पादित पदार्थ आते हैं। जैसे कि इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, यूरिया हो गया इत्यादि, ये होते हैं कार्बनिक घटक में। अकार्बनिक घटक में दोस्तों जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस, अमोनिया इत्यादि हो गया, ये अकार्बनिक घटक होते हैं। और भौतिक घटक में दोस्तों जैसे कि मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायु इत्यादि, ये भौतिक घटक होते हैं। तो आज हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियोस में इन सब टॉपिकों पर जो डिस्कशन किया हुआ है, ये सब मेन टॉपिक्स हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिकों को हमको बहुत ही डीपली से डिस्कशन करना है। और अगले की वीडियो, आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत ही डीपली इन सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन तो दबा ही लेंगे, तो कहने की बात ही नहीं है फिर। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।